पिताजी अगर कोई भी मामला होता है तो उसमें सामने नहीं आते हैं, चुप रहते हैं। तो अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप इसी तरीके से चुप्पी साधेंगे या फिर आप डटकर मुकाबला करेंगे? नहीं, तो कहना ये है कि अगर जाकिर साहब चाहते तो मेवात इलाके में बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उनका एक अच्छा कद है बीजेपी पार्टी में और अच्छी खासी चलती भी है, लेकिन शायद या तो उन्होंने चलाई नहीं या फिर वो लोग चाहते नहीं थे। नहीं, कि अगर बीजेपी का टिकट आपके पिताजी को मिलता तो क्या आप चुनावी मैदान में नहीं रहते? अब जो हो गया, अब उस पे क्या बातें करेंगे हम? नहीं, वैसे सवाल तो क्योंकि जनता जानना चाहती है। मेवात का जो एक पहाड़ का तो एक रोजगार है हमारा, तो उसको भी हम चलवाने का काम करेंगे। ठीक है। आपके पिताजी अब आपके साथ में क्या चुनावी मैदान में हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ जनता के बीच जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? देखिए, बाप बेटे को क्यों नहीं सपोर्ट करेगा, और बाप बेटा तो बाप बेटा ही रहेंगे। मुझे तो इलाके की जनता ने बहुत आगे निकाल दिया है और एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ ये सीट इंटरनेशनल लोकदल खाते में जाने वाली है। हिसाब से तो बोल दिया था नु, अब ये लाला हमको दे दे और हम आप एमएलए बनाएंगे। तो अपने रेस में अपने आप को बहुत आगे देख रहा हूँ। ये तो आपको कांग्रेस और बीजेपी से पूछना पड़ेगा कि वो 2 नंबर पे या 3 नंबर में, ये फैसला तो उनको करना पड़ेगा आपस में बैठ के। उन्होंने एक घटना करवाई जिससे हमारे मेवात की सारे विश्व में बदनामी हुई, तो उसमें भी चौधरी जाकिर हुसैन साहब अकेले एक ऐसे नेता थे जो सबसे आगे खड़े थे। पब्लिक अगर विधानसभा चुन के भेज रही है तो हमें इलाके की बेहतरी के लिए भेज रही है, वहां जाके गाली गलौज करने के लिए नहीं भेज रही है। जहां आज बहुत जरूरत है, यूनिवर्सिटी की जरूरत है, स्कूल्स की जरूरत है, कॉलेजेस की जरूरत है। हम यूनिवर्सिटी को बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बिल्कुल चाहिए हमें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। नूह विधानसभा की अगर बात की जाए तो नूह से पूर्व विधायक व भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन के बेटे एडवोकेट ताहिर हुसैन ने इनेलो पार्टी का दामन थामा और इनेलो की टिकट पर अब चुनावी मैदान में हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि नूह से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो है मौजूदा विधायक मोहम्मद आफ्ताब अहमद। अब कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है और बीजेपी प्रत्याशी ने दाव खेला है संजय सिंह के ऊपर। हालांकि नामांकन करने के बाद में अपना एक रोड शो निकाला और इस बात का संदेश दिया है कि चुनावी मैदान में डट करके पूरा मुकाबला करेंगे और फिलहाल मुद्दे क्या हैं, किन किन नीतियों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, एक युवा नेता हैं आप, अधिवक्ता हैं पेशे से, आपके पिताजी पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे में फिलहाल के जो नए मुद्दे आपके हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में फिलहाल आप हैं? मैं सबसे पहले जी आपके माध्यम से हमारे पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह जी, बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद जी, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने ये टिकट रूपी आशीर्वाद देके इस नौजवान साथी को जो प्रोत्साहन करा है, जो एक जिम्मेदारी सौंपी है, और इलाके की 36 बिरादरी का, खासकर नूह के सभी मतदाताओं का और मेरे नौजवान साथियों का, मेरे बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों का, सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझको सौंपी है चुनाव लड़ने की। जहां तक बात मुद्दों की है, हमारी पार्टी का सबसे पहला जो मुद्दा है वो है युवाओं के रोजगार को लेके। ठीक है कि हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी, चौधरी अभय सिंह जी जब मुख्यमंत्री हरियाणा बनेंगे, तो युवाओं को रोजगार देने की बात रहेगी। और शिक्षा के क्षेत्र में जहां आज बहुत जरूरत है, यूनिवर्सिटी की जरूरत है, स्कूल्स की जरूरत है, कॉलेजेस की जरूरत है। हम यूनिवर्सिटी को बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बिल्कुल चाहिए हमें। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री 2005 से एक टर्म और मिल जाता उनको, तो बहुत पहले मेवात में यूनिवर्सिटी भी आ जाती, रेलवे लाइन भी आ जाती, मगर वो सरकार को दोबारा मौका नहीं मिला, तो उसके बाद सिर्फ एक झूठे वादे और झूठे आश्वासन चलते रहे। आज जब चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जब मुख्यमंत्री हरियाणा बनने जा रहे हैं, तो न केवल यूनिवर्सिटी, हमारी पार्टी की प्राथमिकता है कि बहन बेटियों के लिए भी हम स्कूल कॉलेज उनके घर के नजदीक गांव में खोलने का काम करें कि उनको कहीं दूर तक ना जाना पड़े, चाहे स्कूल अपग्रेडेशन की बात हो। और इसके अलावा हम स्टेडियम की बात करें, आज का युवा और खासकर हरियाणा का आपने देखा होगा, हरियाणा प्रदेश से ओलंपिक्स में परचम अगर फहराया है तो उसमें 90% से ऊपर हरियाणा के युवा रहे। और
क्रिकेट के क्षेत्र की बात करें तो आज तो ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हमारे मेवात से जा रही हैं जो जो क्रिकेट के खेल जगत में मेवात का नाम रोशन कर रही हैं। तो उसी कड़ी में आज हमें स्टेडियम्स की जरूरत है कि इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स खुले, न केवल क्रिकेट के लिए, जो और भी स्पोर्ट्स है उनके लिए हम उनको सुविधा प्रदान करने का काम करेंगे। और हमारा मेवात का जो एक मुद्दा था सालों पुराना, पहाड़ का था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम पे पहाड़ चलते थे, मगर पर जब उनकी सरकार चल गई तो उस पर पाबंदी लग गई। आज चौधरी अभय सिंह जी ने आश्वस्त करा हुआ है कि दोबारा उनकी सरकार बनने पर, इंटरनेशनल लोकदल बसपा की सरकार बनने पर, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर कानूनों में तब्दीली करके मेवात का जो एक पहाड़ का जो एक रोजगार है हमारा, उसको भी हम चलवाने का काम करेंगे। ठीक है, ये आपके हो गए मुद्दे। अब सवाल ये है कि अचानक से इनेलो पार्टी को ज्वाइन करना, क्या ये वजह मानी जा सकती है कि बीजेपी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, आप बगावत पे उतर आए और आपने इनेलो पार्टी का दामन थाम लिया? देखिए, मैं पिछले 20 वर्षों से सक्रिय राजनीति में रहा हूँ, एक कार्यकर्ता की तरह मैंने काम करा है। लेकिन इनेलो पार्टी के क्या था? मैं बता रहा हूँ। तो एक कार्यकर्ता की तरह काम करा है, पोस्टर भी लगाए हैं, दरिया भी बिछाई हैं, कुर्सियां भी लगाई हैं। आज जब बीजेपी की जब लिस्ट आई और उसमें हमारे सोहना से जो पीछे विधायक रहे हैं, अब तो हाउस डिसॉल्व हो गया है, संजय सिंह जी का जब नाम जब लिस्ट में आया तो इलाके की 3600 बिरादरी की, मेवात की जो जनता, उनकी एक आवाज निकल के आई। उन्होंने एक ऐसा आशीर्वाद ताहिर हुसैन को दिया कि वो 1 घंटे के अंदर वो टिकट भी आ गया, चौधरी अभय सिंह जी का फोन भी आ गया। तो कहीं ना कहीं वो मेवात के इलाके की जो आवाज सीधा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तक पहुंची, चौधरी अभय सिंह जी तक पहुंची। तो उन्होंने सीधा मुझे बुला के सीधा टिकट दे दिया कि बेटे काम करो, युवा साथियों, नौजवान साथियों। आज जो पुकार थी मेवात की जनता ने, ये मुझे हाथों हाथ लेकर ये आशीर्वाद दिया, उनके लिए बहुत धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और ये है कि अगर बीजेपी का टिकट आपके पिताजी को मिलता तो क्या आप चुनावी मैदान में नहीं रहते? अब जो हो गया, अब उस पे क्या बातें करेंगे? नहीं, वैसे सवाल क्योंकि जनता जानना चाहती है। देखिए, अब वो तो टिकट मिलता नहीं मिलता, किसने क्यों नहीं दिया, तो अब उन बातों पे तो विराम लग गया है, पूरे तरीके से पूर्ण विराम लग चुका है, तो उन पे बातों करने से कोई फायदा होगा नहीं। चलिए, एक सवाल और है। सवाल ये है कि आपके पिताजी अब आपके साथ में क्या चुनावी मैदान में हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ जनता के बीच जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? देखिए, बाप बेटे को क्यों नहीं सपोर्ट करेगा, और बाप बेटा तो बाप बेटा ही रहेंगे, इसमें उनका पूरा आशीर्वाद रहेगा मुझे। जी, मतलब मैं कह रहा हूँ जनता के बीच जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अभी तो चुनाव शुरू हुआ है। अच्छा। 2 ही दिन हुए हैं, मतलब अभी और अभी आपको मैं बताता हूँ, नहीं आपको मैं बताता हूँ, ये भी पहला ही चुनाव आप देखेंगे कि सन 91 में, और बल्कि मैं बताऊं सन 62 की आपको मैं बताऊं, हालांकि बहुत पुरानी तारीख है, आप और हम तो बहुत बाद में इस दुनिया में आए हैं। सन 62 में मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब को इलाके की 36 बिरादरी ने चुनाव लड़वाया था। ठीक है। लोगों की मांग पर वो खुद उनको चुनाव की फील्ड में लाए थे, चुनावी समर में। उसी तर्ज पर जब चौधरी जाकिर हुसैन साहब जब दादाजी का जब काम संभालते थे, तो उनको भी एक निर्दलीय के रूप में इलाके ने विधायक बना के भेजा था। चौधरी साहब से तो बोल दिया था अब यह लाला हमको दे दे और हम आप एमएलए बनाएंगे आए। तो सन 91 में भी ऐसा हुआ। आज फिर इतिहास दोहराया है, आज फिर 33 साल बाद इतिहास दोहराया है। इलाके की 36 बिरादरी ने जो 20 साल से जिस सेवा भाव के साथ अपने परिवार से प्रेरणा लेते हुए, जो 100 साल का हमारा जो एक सफर है, जो एक 100 साल से हम जो जन सेवा कर रहे हैं, उसी से प्रेरणा लेते हुए, उसी पथ पे चलते हुए, आज जब पब्लिक ने, आज मेवात की 36 बिरादरी ने जब मुझे हाथों हाथ बुला लिया, तो फिर मैं समझता हूँ इससे ज्यादा मुझे आशीर्वाद और क्या चाहिए होगा। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि आपके पिताजी को 36 बिरादरी ने अडॉप्ट कर लिया था, उन्होंने कहा कि आप हमारे हवाले कर दीजिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 36 बिरादरी फिर से अब आपको अडॉप्ट करने वाली है। उन्होंने तो आशीर्वाद दे दिया है मुझे चुनाव लड़ने का। ये मैंने आपसे कहा तो सही, ये जो इलाके की जो आवाज थी, ये सीधा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब तक पहुंची, चौधरी अभय सिंह जी तक पहुंची, जो उन्होंने सीधा मुझे फोन करके बुलाकर मुझे जो ये टिकट दिया, जिसके लिए उनका मैं आभारी भी हूँ। तो अब अपने आप को कहाँ देख रहे हैं रेस में? मैं अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ रेस में? आपने पीछे 2 दिन के माहौल देखा होगा, नौजवान साथियों का जोश देखा होगा, जज्बा देखा होगा कि जिस कदर से वो सारे दिन
जब पहले दिन जब मैं टिकट लेके आया तो सुबह 10 बजे से लेके 9 बज गए मुझे नुहू आने में। ये उन्हीं का जोश था। अगले दिन नामांकन सभा में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। इतना बड़ा जन सैलाब था। तो मैं तो अपने रेस में अपने आप को बहुत आगे देख रहा हूँ। ये तो आपको कांग्रेस और बीजेपी से पूछना पड़ेगा कि वो 2 नंबर पे या 3 नंबर में। ये फैसला तो उनको करना पड़ेगा आपस में बैठ के। मुझे तो इलाके की जनता ने बहुत आगे निकाल दिया है और एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ ये सीट इंटरनेशनल लोकदल खाते में जाने वाली है। अब की बार युवाओं ने बता दिया है कि एक युवा साथी विधानसभा पहुंच रहा है नुहू से। चलिए, सवाल ये है कि चर्चा ये थी कि आपके पिताजी अगर कोई भी मामला होता है तो उसमें सामने नहीं आते हैं, चुप रहते हैं, तो अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि आप इसी तरीके से चुप्पी साधेंगे या फिर आप डट कर मुकाबला करेंगे? नहीं, देखिए मेरा जो परिवार रहा है हमेशा से ही, कोई भी समाज की बात है, कोई भी कौम पे, इलाके पे, छत्तीसगढ़ बिरादरी पे अगर कोई कैसी भी बात आई तो आगे से आगे डट कर मुकाबला करा है, आगे से आगे खड़े हुए हैं। ऐसे बहुत किस्से हैं कि जहां पर चौधरी मोहम्मद यासीन खान साहब ने अंग्रेजों से लोहा लिया, अलवर के राजा से लड़ाई लड़ी और उनको शिकस्त दी। उसके बाद चौधरी तैयब हुसैन साहब की तो बहुत ऐसी मिसालें हैं। और चौधरी जाकिर हुसैन साहब ने भी कभी कोई मुद्दा आया तो हमेशा आगे से आगे खड़े मिले। तो उसी प्रेरणा के साथ मैं भी आपको आगे से आगे ही खड़ा मिलूंगा। कोई ऐसा मुद्दा आएगा तो पीछे आप देखेंगे, जब पीछे 31 जुलाई को जब एक चेष्टा हुई मेवात की 36 बिरादरी के भाईचारे को बिगाड़ने की, वो एक सुनियोजित कुछ एक आपराधिक छवि के जैसे लोग होते हैं जिनके अपने निजी मकसद होते हैं, उन्होंने एक घटना करवाई जिससे हमारे मेवात की सारे विश्व में बदनामी हुई। तो उसमें भी चौधरी जाकिर हुसैन साहब अकेले एक ऐसे नेता थे जो सबसे आगे खड़े थे, क्योंकि उन्होंने कभी ना तो कभी दलगत राजनीति में कभी हिस्सा लिया, ना कभी वो ऐसे सोच रखते हैं, क्योंकि हम और हमारा परिवार सकारात्मक राजनीति करने की बात करता है। हम लोग ना तो कभी जो अंग्रेजी में बोलते हैं मड स्लिंगिंग, कभी मड स्लिंगिंग नहीं करते, बिलो द बेल्ट बातें नहीं करते, किसी पे पर्सनल अटैक्स नहीं करते, क्योंकि हमें पब्लिक अगर विधानसभा चुन के भेज रही है तो हमें इलाके की बेहतरी के लिए भेज रही है, वहां जाके गाली गलौज करने के लिए नहीं भेज रही है और एक दूसरे पे निजी हमले बोलने के लिए नहीं भेज रही है। वहां अगर ये जिम्मेदारी हमें सौंपी जा रही है, आपके इस बेटे को ये जिम्मेदारी मिलेगी, तो इस दलगत राजनीति से उठकर अपने परिवार से प्रेरणा लेकर हम इलाके की आवाज बुलंद करने का काम करेंगे और अगर तो कोई जरूरत भी पड़ेगी तो आपका ये बेटा, आपका भाई आगे खड़ा मिलेगा। नहीं, देखिए, लोगों को क्लियर होनी चाहिए चीजें। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने जब नूही निसा का जिक्र कर ही दिया है, 31 जुलाई का आपने जिक्र किया, खुद ने जिक्र किया। अब सवाल ये है कि लोगों का कहना ये है कि अगर जाकिर साहब चाहते तो मेवात इलाके में बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उनका एक अच्छा कद है बीजेपी पार्टी में और अच्छी खासी चलती भी है, लेकिन शायद या तो उन्होंने चलाई नहीं या फिर वो लोग चाहते नहीं थे। नहीं, देखिए, ये सब भ्रांतियां, अफवाहें हैं और ये इस तरह की बातें, सुनियोजित बातें प्लांट करी जाती हैं। तो इन सब चीजों पे टिप्पणी करना भी ठीक नहीं रहेगा। और बल्कि मैं तो आपसे ये कहूंगा, मेरे तो वालिद साहब हैं, मेरे तो पिता हैं, तो चौधरी जाकिर हुसैन साहब से आप किसी दिन जरूर 1 to 1 ये बातें पूछेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये सब विरोधियों की मैंने आपको बताया कि एक कोई ऐसा हर समाज में होता है, अच्छे बुरे आदमी हर समाज में होते हैं। ये आप देखेंगे कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे मेवात के 36 बिरादरी की भाईचारे की तो मिसाल दी जाती है और अकेले चौधरी जाकिर हुसैन थे जो सबसे आगे से आगे खड़े थे, जिन्होंने जो मेवात पे जो आंच आई उसको अपने ऊपर लिया और भाइयों के सहयोग से लिया, क्योंकि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है 36 बिरादरी की, जो चौधर की पगड़ी है, उस जज्बे के साथ वो खड़े रहे। उन्होंने क्योंकि ये बहुत अहम और बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब क्या विरोधी या कोई ऐसे क्या प्लांट कर रहा है तो उसका जवाब तो मेरे ख्याल से देना भी ठीक नहीं है और ऐसी बातों को तरजीह भी नहीं देनी। मतलब ये है कि आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया, ये आपका कहना है? 100%, है ना? 100%। चलिए, ये हमारे साथ में युवा नेता, अधिवक्ता और पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन के सुपुत्र ताहिर हुसैन, जिन्होंने इनेलो पार्टी से नामांकन दाखिल किया है और उन्होंने कहा है कि इनेलो पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी वैसे ही मेवात की दशा और दिशा दोनों को बदलने के लिए दुगनी गति से काम किया जाएगा। और इनका साफ तौर पर कहना यह भी है कि अब हम चुनावी मैदान में हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम इस रेस में काफी आगे निकल चुके हैं, जो विपक्षी हैं वो अभी काफी पीछे हैं और वो आगे नहीं आ पाएंगे मुकाबले में। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही।
फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।